और माना जा रहा है कि होवित्जर की नई खेप मिलने से ज़ेलेंस्की की सेना की ताकत में काफी इजाफा होगा, लेकिन रूस का समर्थन कर रहे चीन को यह बात चुभ गई, क्योंकि होवित्जर के सामने दुश्मन का टिक पाना आसान नहीं होगा, जिसकी वजह है होवित्जर की खूबियां। ये लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है और इस तोप से 50 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन के ठिकानों पर आसानी से हमला किया जा सकता है। साथ ही 5 सेकंड में ये 3 गोले दाग सकती है। इसलिए अमेरिका की इस मदद पर चीन ये दलील दे रहा है कि हथियारों की खेप देने से युद्ध और भड़क सकता है। असल में अमेरिका इस जंग की शुरुआत से यूक्रेन के साथ खड़ा है। हालांकि वो सीधे तौर पर तो इस युद्ध का हिस्सा नहीं बना, लेकिन हथियारों के जरिए मदद देने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन पर फिर यूक्रेन को धोखा देने का आरोप लगा। बताया गया कि इस बार अमेरिका नए लड़ाकू विमान देने के अपने वादे से ही मुकर गया और उसकी इस हरकत से जंग के मोर्चे पर खड़े यूक्रेन की मुश्किल बढ़ गई। अब यूक्रेन की वायुसेना ने अमेरिका पर सवाल उठा दिए। उसका कहना है कि अमेरिका और दूसरे सहयोगी देशों से उसे अब तक नए लड़ाकू विमान नहीं मिले, बल्कि इस जंग में खराब हो चुके विमानों की मरम्मत के लिए सिर्फ पुर्जे भिजवाए गए। बाइडेन सरकार के इस रवैये ने ज़ेलेंस्की के माथे पर चिंता की लकीरें उकेर दी, क्योंकि उनके साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी ज़ेलेंस्की की सेना बाइडेन के भरोसे पर ही पुतिन के खिलाफ मैदान में उतरी थी, लेकिन फिर क्या हुआ ये दुनिया जानती। ये सच है कि हथियारों के बिना कोई युद्ध नहीं जीता जा सकता और आधुनिक युद्ध में तो युद्धक विमान और अटैक हेलीकॉप्टर्स की युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका होती है। ज़ेलेंस्की भी अगर पुतिन को आंख दिखा पा रहे हैं तो उसके पीछे अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों से उनको मिल रही युद्ध सामग्री की मदद ही है। ऐसे में अब ज़ेलेंस्की सरकार को ये समझ नहीं आ रहा कि वो जंग लड़े या खराब विमानों की मरम्मत करे। असल में अमेरिका ने कुछ दिन पहले यूक्रेन की मदद के लिए फिर हथियारों का जखीरा भेजने की बात कही थी और उसने यूक्रेन को $800 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में 6000 करोड़ से ज्यादा का पैकेज देने का ऐलान भी कर दिया था। इसके तहत अमेरिका के कई आधुनिक हथियार और लड़ाकू हेलीकॉप्टर यूक्रेन भेजे जाने थे और अमेरिका ने दावा किया कि उसने अपने वादे के तहत नए लड़ाकू विमान और उनके पुर्जे यूक्रेन को सौंप दिए। हालांकि कितने विमान यूक्रेन भिजवाए गए इसकी जानकारी उसने नहीं दी। इसी के बाद बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन के लड़ाकू विमानों का बेड़ा पहले से और मजबूत होने का दावा भी कर दिया, लेकिन यूक्रेन की वायुसेना ने बाइडेन के इस दावे की पोल खोलने में जरा भी देर नहीं लगाई। उधर खबर है कि रूस के जंगी जहाज मॉस्कवा की तबाही के लिए अमेरिका ने भी जासूसी करवाई थी। भले ही अमेरिका इस जंग में सीधे तौर पर यूक्रेन के साथ नहीं है, लेकिन बाइडेन सरकार किसी न किसी तरह यूक्रेन की मदद में जुटी हुई है और दावा किया गया कि अमेरिका ने अपने विमानों से रूस के ताकतवर युद्धपोत मॉस्कवा की जासूसी करवाई थी। इसी के बाद यूक्रेन ने काला सागर में रूस के इस युद्धपोत को मार गिराया। जिस एयरक्राफ्ट ने ज़ेलेंस्की की सेना की मदद की उसका नाम है बोइंग P-8 पोसाइडन। ये एयरक्राफ्ट समंदर में पेट्रोलिंग का काम करता है, यानी दुश्मन का युद्धपोत कहां है ये सारा काम समंदर में इसी विमान के जिम्मे होता है। कहा यह जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट रोमानिया की सीमा के पास काला सागर के ऊपर उस दिन भी तैनात था, लेकिन जब यूक्रेन की मिसाइल वहां आई उसके कुछ पल पहले ही यह गायब हो गया था। कहा यह भी जा रहा है कि हमले वाले दिन कुछ और अमेरिकी एयरक्राफ्ट काला सागर के ऊपर देखे गए थे और मॉस्कवा की जानकारी यूक्रेन को देने के बाद ये विमान काला सागर से लौट गया। फिर उसने रडार सिस्टम को भी बंद कर दिया। इससे ये विमान लगभग 3 घंटे तक दुश्मन की नजरों से ओझल रहा। इस बीच खबर है कि यूक्रेन युद्ध में अब अरबपति इलॉन मस्क के कूदने से तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बन गया। कहा गया कि रूस के जंगी जहाज मॉस्कवा को तबाह करने में इलॉन मस्क की सैटेलाइट ने भी अहम भूमिका निभाई और इसी वजह से मॉस्को में बैठे व्लादिमीर पुतिन आग बबूला हो गए। उन्हें लगता है कि जंगी जहाज मॉस्कवा को डुबाने के लिए इलॉन मस्क सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। असल में यूक्रेन ने पिछले हफ्ते मॉस्कवा को मिसाइल हमले के जरिए काला सागर में मार गिराने का दावा किया था। बताया गया कि इसी युद्धपोत पर इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने लंबे समय से नजर रखी हुई थी। रूस का युद्धपोत मॉस्कवा काला सागर में कहां तैनात है, इस बात की सटीक जानकारी एलन मस्क ने ही यूक्रेन को दी थी। ये बात रूस को नहीं भाई, इसीलिए पुतिन एलन मस्क से बेहद नाराज हैं। यूक्रेन भी ये बात मान रहा है, इसीलिए यूक्रेन का दावा है कि अब ये जंग अंतरिक्ष तक भी खिंच सकती है। साथ ही दावा है कि पुतिन सरकार ने स्टारलिंक कंपनी की सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ही नष्ट करने के लिए कई टीमें बना दी। और यही नहीं, रूस ने अपना जंगी जहाज तबाह होने के बाद यूक्रेन के लवीव और दूसरे शहरों में हमले तेज कर दिए। ऐसे में आशंका यह भी जताई गई कि कहीं इससे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत तो नहीं हो जाएगी।
क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब एलन मस्क और उनकी कंपनी ने यूक्रेन की मदद की हो। कहा जाता है कि पिछले 1.5 महीने यानी जंग के दौरान कई बार उसने रूसी काफिले की जानकारी ज़ेलेंस्की की सेना तक पहुंचाई, लेकिन अब एलन मस्क को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। एलन मस्क और उसकी कंपनियों की हर हरकत पुतिन सरकार के रडार पर है। इतना ही नहीं, अब उसने यूक्रेन की जंग को अंतरिक्ष ले जाने की तैयारी शुरू कर दी। और रूस पहले ही अमेरिका को भी इसका एक ट्रेलर दिखा चुका है। पिछले दिनों रूस की स्पेस एजेंसी ने अमेरिका के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में काम करने से इनकार कर दिया था। साथ ही रूस ने कहा था कि अब उसके अंतरिक्ष कार्यक्रमों का मकसद सिर्फ अपनी रक्षा के लिए सैटेलाइट बनाना होगा। रूस ने जब अमेरिका के साथ ये संबंध तोड़े तो रूस की स्पेस एजेंसी के प्रमुख ने अमेरिका पर तंज भी कसा था। उन्होंने कहा था कि अब अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री रॉकेट के बजाय झाड़ू पर बैठकर अंतरिक्ष पहुंचेंगे। यानी रूस पहले ही अमेरिका से अंतरिक्ष में जंग की शुरुआत कर चुका है और अब वहां एलन मस्क की सैटेलाइट भी पुतिन का निशाना बनेंगी। ऐसे में यूक्रेन से उठा जंग का यह धुआं अंतरिक्ष से होते हुए दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जा सकता है। इसी बात से दुनिया भर के देश डरे हुए हैं। तो वहीं रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग का असर केवल यूरोप या अमेरिका पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी हो रहा है। मसला केवल कच्चे तेल या नेचुरल गैस का नहीं है, बल्कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी किल्लत ने कई देशों की अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। फर्नीचर से लेकर रियल एस्टेट तक और बियर से लेकर रेफ्रिजरेटर तक सबकी कीमतें आसमान छू रही हैं। क्योंकि रूस और यूक्रेन से जुड़ी पूरी सप्लाई चेन फिलहाल ठप है। जो भी सामान रूस और यूक्रेन से एक्सपोर्ट किया जाता था वो दुनिया तक नहीं पहुंच पा रहा। यूक्रेन तो जंग की वजह से वैसे ही बेहाल है। रूस से एक्सपोर्ट होने वाला बहुत सारा माल निकल नहीं पा रहा। खबर है कि ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक और जापान से लेकर कोरिया तक हर देश की अर्थव्यवस्था में जंग के कारण भूचाल आया हुआ। जंग की शुरुआत से ही अमेरिका और तमाम पश्चिमी देशों ने रूस पर धड़ाधड़ आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इन देशों को लगता था कि रूस उनके दबाव में आ जाएगा और पुतिन घुटने टेक देंगे, जबकि पुतिन झुके नहीं बल्कि उन्होंने इन देशों के खिलाफ और एक्शन ले लिया। इसकी वजह से दुनिया के कई मुल्कों में उन चीजों की किल्लत हो रही है जो पुतिन की ताकत है और इन देशों की कमजोरी। कहीं फर्नीचर के दाम आसमान छू रहे हैं तो कहीं रियल एस्टेट में आग लगी है, कहीं रेफ्रिजरेटर नहीं बन रहे तो कहीं बियर बनाना मुश्किल हो रहा है। हर मुल्क की अर्थव्यवस्था की अपनी अपनी टेंशन है, लेकिन सबकी जड़ में रूस और यूक्रेन की जंग है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया ऐसी मुसीबत का सामना कर रही है जिसका अंत करीब नहीं दिख रहा। खबर है कि यूक्रेन से नियोन नाम की एक गैस का पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। यह ऐसी गैस है जिसका इस्तेमाल सेमीकंडक्टर बनाने में किया जाता है और सेमीकंडक्टर ऐसे उपकरण होते हैं जिनका इस्तेमाल कंप्यूटर, स्मार्टफोन, एसी, फ्रिज, यहां तक कि कारें तक बनाने में होता है। मतलब यह कि अगर नियोन का प्रोडक्शन ठप हुआ तो इन सब का बनना मुश्किल है और यूक्रेन में दुनिया की 70% नियोन गैस बनती है। यूक्रेन में भी केवल 2 ही कंपनियां हैं जो इस गैस की सप्लाई करती हैं। एक का प्लांट है उस मारियोपोल शहर में जो खंडर बन चुका है, दूसरा प्लांट है ओदेसा में जहां भयंकर बमबारी हो रही है। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े लोगों के सामने दुनिया भर में एक ऐसा संकट खड़ा हो गया है जिसका समाधान केवल जंग का अंत है। दूसरी तरफ यूरोप और ब्रिटेन में फर्नीचर के दाम अभी से कई गुना बढ़ चुके हैं। इसकी वजह भी रूस और यूक्रेन की जंग ही है। रूस से एक्सपोर्ट होने वाली लकड़ी पर कई देशों में बैन लगाया जा चुका है, कई देशों में पहुंच नहीं पा रही, जिसकी वजह से वहां फर्नीचर बनाने वालों ने अभी से दाम दुगने तक बढ़ा दिए हैं। यूक्रेन और रूस दुनिया भर में अनाज के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। कई देशों को भूख मिटाने के लिए अब अनाज खरीदने के लिए नई व्यवस्था करनी पड़ रही है। जाहिर है उन्हें पहले से महंगा अनाज खरीदना पड़ रहा है। दूसरी तरफ जौ की सप्लाई कम होने की वजह से बियर का संकट बन गया है, क्योंकि बियर बनाने वाली दुनिया की बहुत सारी कंपनियां जौ के लिए यूक्रेन और रूस पर ही निर्भर हैं। जंग की वजह से उन्हें जौ नहीं मिल रही और जहां से भी उन्हें जौ मिल रही है वो पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे दामों पर मिल रही है। यही वजह है कि बियर के दाम दुनिया भर में बढ़ने तय हैं। लेकिन बियर के साथ एक दूसरा संकट भी है, वो है बियर की पैकिंग का। बियर के कैन बनाने के लिए एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है। रूस बहुत बड़ी मात्रा में एल्यूमिनियम का एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में करता है। जब से जंग छिड़ी है एल्यूमिनियम की सप्लाई भी ठप पड़ी है, जिसका सीधा मतलब यह है कि बियर बनाने में ही दिक्कत नहीं है बल्कि बियर की पैकिंग भी बड़ी परेशानी है। इसके अलावा पूरी दुनिया में कागज की सप्लाई चेन भी ठप है। पूरी दुनिया का प्रिंटिंग उद्योग रूस और यूक्रेन की जंग के खत्म होने का इंतजार कर रहा है।
लेकिन ये छोटी छोटी परेशानियां मिलकर दुनिया के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाली हैं। सबसे बड़ा संकट है जंग की टाइमिंग। पिछले साल तक कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया आर्थिक तौर पर लाचार बनी रही, लेकिन इस बार दुनिया की महाशक्तियां ही नहीं, हर देश अपनी अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने की उम्मीद कर रहा है। पहले से महंगा कच्चा तेल दुनिया के लिए मुसीबत बन गया है। बड़े बड़े मुल्क लाख कोशिश के बावजूद महंगाई से बेहाल हैं। ऊपर से अलग अलग उद्योगों की बेहाली दुनिया का गणित बिगाड़ने वाली है। उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खौफ के आगे नेटो बेदम नजर आ रहा है। यह दावा किया यूके के जनरल रहे रिचर्ड बैरन्स ने, जिन्होंने पानी पी पी कर नेटो को कोसा। असल में सर रिचर्ड बैरन्स वहां संसद की रक्षा समिति की सुनवाई में पेश हुए थे। इस दौरान उनसे यूक्रेन युद्ध पर कई सवाल पूछे गए, साथ ही उनसे सुझाव भी मांगे गए। पर रिचर्ड बैरन्स ने जो कहा वो नेटो देशों यानी अमेरिका और यूके को भी रास नहीं आएगा। बैरन्स ने साफ किया कि रूस से लड़ाई के लिए नेटो ही तैयार नहीं है और इसके लिए सभी नेटो देशों को शर्मिंदा होना चाहिए। हालांकि नेटो के सभी देशों की ताकत मिला दिया जाए तो वो रूस पर भारी पड़ेंगे, लेकिन यूक्रेन में भारी तबाही के बाद भी नेटो देश एक साथ मिलकर इकट्ठा होकर रूस को सीधी चुनौती नहीं दे रहे, यानी सीधी जंग में नहीं उतर रहे। इसके पीछे वजह यह दी जा रही है कि नेटो के कई देश रूस के लिए अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। इसीलिए पुतिन के मुद्दे पर नेटो दो फाड़ भी हो सकता है। इस बात का डर नेटो को सता रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने नेटो को अब नए तरीके से रणनीति तैयार करने की सलाह दी। रिचर्ड बैरन्स की इन बातों को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वो ब्रिटिश आर्मी से रिटायर होने से पहले इराक और अफगानिस्तान समेत कई जंग में अहम भूमिका निभा चुके हैं। इसके अलावा वो नेटो में भी अहम पदों पर रह चुके हैं। इस बीच यूक्रेन की जंग में जर्मनी बुरी तरह से फंस गया है। न तो वो रूस के साथ खड़ा हो पा रहा है और न ही रूस के खिलाफ कोई कड़े कदम उठाने की हिम्मत कर पा रहा है। नतीजा ये हो रहा है कि जर्मनी को यूक्रेन और अमेरिका दोनों ही पुतिन का सहयोगी मानने लगे। ऊपर से जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज का उनके ही देश में विरोध होने लगा है। सबसे ज्यादा तो ओलाफ अपने ताजा बयान की वजह से घिर गए। असल में इस बार उन्होंने यूक्रेन को दो टूक कह दिया कि और हथियार देना मुमकिन नहीं है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यूक्रेन बड़े पैमाने पर कैंपेन चला रहा है। कैंपेन का मकसद यूरोप समेत पूरी दुनिया पर दबाव बनाना है। दबाव इसलिए ताकि रूस से व्यापार बंद किया जाए और खास तौर पर रूस के तेल और गैस से हाथ खींचे जाएं। यूक्रेन इस बार अमेरिका और यूरोप से ज्यादा हथियारों की मांग भी कर रहा है, लेकिन जर्मनी ने यूक्रेन की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। और जर्मनी के चांसलर ने साफ कहा कि वो अपनी फौज के इस्तेमाल वाले जितने हथियार यूक्रेन को दे सकते थे वो दे चुके हैं। अब और हथियार देना मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ उन्होंने नेटो का रुख भी साफ किया। उन्होंने दोहराया कि यूक्रेन की जंग में नेटो शामिल नहीं होगा। उनकी दोनों ही बातें यूक्रेन को चुभने वाली थी। यूक्रेन ही नहीं, यूरोप के बाकी देशों और अमेरिका को भी ये तल्ख बयान चुभ गया। सवाल उठने लगे कि क्या इस जंग के बीच जर्मनी केवल रूस से अपनी दोस्ती निभा रहा है? असल में इसकी जड़ में जर्मनी और रूस के बीच की तेल और गैस की डील भी है। जंग की शुरुआत से ही जर्मनी ने रूस को लेकर के कठोर रुख नहीं दिखाया। इसके पीछे की वजह है गैस। रूस से मिलने वाली गैस को जर्मनी की लाइफलाइन कहा जाता है। यही वजह है कि जर्मनी के अंदर कुछ लोग विरोध करें या फिर पश्चिमी देश, जर्मनी अब तक रूस को लेकर कठोर रुख नहीं दिखा सका। जंग शुरू होने से कुछ दिन पहले भी जर्मनी के चांसलर ने पहले कीव और फिर मॉस्को का दौरा किया था। दोनों देशों के नेताओं को समझा बुझाकर जंग से बचने की नसीहत दी थी, लेकिन जंग को टाला नहीं जा सका। दूसरी तरफ जर्मनी के कारोबारी रिश्तों में जंग के बाद कोई खास बदलाव नहीं आया। हालांकि नॉर्ड स्ट्रीम 2 प्रोजेक्ट पर रोक जरूर लगी, लेकिन माना जा रहा है कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन तो बनकर तैयार है। जब भी हालात बेहतर होंगे जर्मनी उस पाइपलाइन के जरिए रूस से गैस मंगवा सकेगा। लेकिन अभी तक जितना कारोबार रूस और जर्मनी के बीच हो रहा था उसमें प्रतिबंधों के बावजूद कोई खास बदलाव नहीं हुआ। रूस से आने वाली कुछ चीजों पर जर्मनी ने बैन भी लगाया, लेकिन तेल और गैस की ऊंची कीमतों ने इंपोर्ट का बिल कम नहीं होने दिया। दावा है कि जर्मनी मोटे तौर पर 3 देशों से नेचुरल गैस मंगवाता है। इनमें रूस के अलावा नॉर्वे और हॉलैंड शामिल है, लेकिन 55% नेचुरल गैस की सप्लाई अकेले रूस से होती है, 31% नॉर्वे से और महज 13% हॉलैंड से। नॉर्वे और हॉलैंड के पास इतनी गैस नहीं है कि ये दोनों देश रूस की भरपाई कर पाए। हालांकि जर्मनी के कुछ अधिकारी पिछले कुछ वक्त से रूस की गैस का विकल्प जल्द ढूंढने का दावा कर रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम कतर का है। माना जा रहा है कि कतर से नेचुरल गैस खरीदने के लिए जर्मनी लगातार बात कर रहा है। लेकिन ये बातचीत अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है, बल्कि दावा तो ये किया जा रहा है कि अगर डील हो भी गई तो कतर से जर्मनी तक गैस पहुंचाने का रूट बनाने में ही सालों लग जाएंगे। मतलब साफ है कि तब तक रूस से नेचुरल गैस की सप्लाई बेरोक होती रहेगी।
अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि जर्मनी केवल वक्त टाल रहा है या वो वाकई मजबूर है। ये तो पूरी दुनिया समझ रही है कि 55% नेचुरल गैस की भरपाई एक झटके में मुमकिन नहीं है, जो जर्मनी की दुखती रग है। लेकिन यूक्रेन को हथियार देने से इनकार करना शक पैदा करने वाला है। मतलब साफ है कि रूस और यूक्रेन की जंग में